बीकॉम सेमेस्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉपिक जो हम लोग कर रहे थे इंट्रोडक्शन, उसका आज डे 3 है, थर्ड क्लास है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेने का। ये वाला जो बुक से हम क्लास ले रहे हैं, ये वाला मेरा ओल्ड मैथ है और न्यू मैथ से हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि सर ये मैथ वो मैथ, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग टाइप से लिखा हुआ है और वो वाला में क्योंकि आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है ना, पहले सीबीसीएस था, फिर अभी सीसीएफ आ गया, तो अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस है जिस वजह से मैथ को चेंज किया गया, ठीक है। तो है पूरा सेम ही। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, पहला जो चैप्टर है यूनिट 1 वाला। और बुक्स ऑलरेडी आप लोग को हम दे चुके हैं, पूरा सॉफ्ट कॉपी जितना भी ऑनलाइन में भी जो है आप लोग को ऑनलाइन जो ग्रुप है उसमें हम पूरा सॉफ्ट कॉपी दे दिए हैं। आप लोग उसको प्रिंट आउट करके अपना वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। कॉमर्स का चारों सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इन्वायरमेंटल स्टडीज, और कॉमर्स का अकाउंट्स, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 4 और 3 सातों बुक का पीडीएफ आप लोग को ऑनलाइन में मिल गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग डे 3 टॉप स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मतलब देखो अलग अलग स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट है। एक है क्लासिकल स्कूल, दूसरा है नियो क्लासिकल स्कूल, और तीसरा आता है मॉडर्न स्कूल। क्लासिकल स्कूल में आ जाता है टेलर और हेनरी फ्योल। नियो क्लासिकल स्कूल में ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और बिहेवियरल साइन अप्रोच के बारे में पढ़ा गया, और मॉडर्न स्कूल में सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच। क्या होता है ये सब जब हम लोग डिटेल में करेंगे तो अभी समझ में आएगा। हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल स्कूल, टेलर है, हेनरी फ्योल। टॉपिक खत्म होगा, हम आप लोग को दे देंगे लिखकर, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा इजिली, ठीक है। आप लोग उसको प्रैक्टिस करना चालू करिएगा। जैसे अभी इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हो गया, ईडी का हो गया, अकाउंट्स का हो गया, और आज पीपीएम का हो गया, मतलब चारों का एक एक चैप्टर कंप्लीट। चारों से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, वो आप लोग को अभी दे देंगे, एग्जाम तक रुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग अभी से उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का भी बुक आप लोग को मिल गया, एनवीएस का मिल गया, वो सब भी आप लोग को मिल जाएगा। और रहा बात इंग्लिश का, तो जो जो आईसीएससी से, आईएससी बैकग्राउंड से है और जिसका जिसका इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, तो वो लोग का तो इंग्लिश ऐसी वो लोग कर लेंगे, हम पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। और अदर देन जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है, वो लोग में से भी अगर आप लोग का इंग्लिश ठीक ठाक है तो इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश को उतना टेंशन नहीं लेने, ठीक है। इंग्लिश और ईवीएस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको लंबा लंबा आंसर्स लिखने, ठीक है ना। और कॉमर्स का सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है भाई, ठीक है। तो जितना हम सातों का आप लोगों को गाइड कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बातें क्लासिकल स्कूल में साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, हम लोग बोलते हैं ना, टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे सर, दैट एफडब्ल्यू टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और एफडब्ल्यू टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोनों ही किसमें आ जाता है, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है ना, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो नियो क्लासिकल स्कूल में क्या बोला गया है, एल्टन मायो जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, कुड रियलाइज की इंपॉर्टेंस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एल्टन मायो जो कि प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, कुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थॉट बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। अब ये जो नियो क्लासिकल थॉट है, इसका इंपॉर्टेंस वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इन द फैक्ट्री, एक फैक्ट्री था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है ना, या शिकागो में, वहां पे ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू वो फॉर्म किए। ये एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन जो प्रोफेसर मायो का था, इसको बोलते हैं हॉथरोन एक्सपेरिमेंट। ही थॉट दैट प्रोडक्टिविटी वर्कर का डिपेंड करेगा ह्यूमन रिलेशन के ऊपर। क्या मतलब है, तुमसे मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तुमको हमसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा, तुमको चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तुमसे मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, हम तुमको पसंद नहीं करें, तुम हमको पसंद नहीं करें, हम जितना भी अच्छा पढ़ाएंगे एक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, तुमको उतना अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। तो यही वाला नियो क्लासिकल थॉट में बोला गया है कि भाई लोग, इंसान का प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगा ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है ना। बॉस और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वर्कर वहां काम उतना अच्छा से नहीं कर पाएगा। बॉस और वर्कर के बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छा है,
काम बहुत अच्छा से होगा, है ना। तो ये वही बोला है कि थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन कि आपका कैसा रिलेशनशिप है विद दी ह्यूमन बींग्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल डिटरमाइन योर प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट प्रोपेगेटर्स जो ये स्कूल का था, अलग अलग नाम दिया हुआ है, जिसमें एक है मैस्लो, फिर आते हैं मारी पाकर फॉलेट। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, ये ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल बोला गया, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज इन कंसिडरेशन ऑफ द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ वर्किंग पर्सनल इज एन इफेक्टिव एंड डिसेंट मैनेजमेंट। इन रिस्पेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी पार्कर, a member of human behavior school particularly mentionable। ये बोल रही है वही सेम कि ह्यूमन बिहेवियरल स्कूल के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस जो है मैनेजरियल एक्टिविटीज का इन कंसिडरेशन टू द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ वर्किंग पर्सनल, ये एक इफेक्टिव और डिसेंट मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजमेंट का कैसा बिहेवियर है टूवर्ड्स दी वर्कर, ये एक इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव कंसिडरेशन है मैनेजमेंट का, कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो अपने एम्प्लॉइज को। मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ये बोलते हैं मैनेजमेंट एक सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का अलग अलग फैक्टर्स का, जो कि फॉर्म करता है ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस को, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अलग अलग थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट आपको, जैसे हम बोले भाई पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नियो क्लासिकल का टेलर और एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फेयोल। ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसल टेलर, जिसको हम लोग फादर बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है ना। ये स्टैब्लिश किए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये प्रिंसिपल में ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिसको बोलते हैं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ डब्ल्यू टेलर। ये 4 प्रिंसिपल दिए, बोले आपको इसको फॉलो करना है अगर आपको जिंदगी में अच्छा मैनेजर बनना है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट को आपको अच्छा करना है, तो यू नीड टू फॉलो दीज। इफ यू आर अनएबल टू फॉलो दीज यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर। क्या था सर, ये क्या है? पहला बोला है ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये था। अब सर इसको एक्सप्लेन करिए, समझ में आया? सर एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि 12 में था ना। ठीक है, 12 में था कि ये वाली बुक में नहीं है, लेकिन जो हम लोग का एक्चुअली पहले तो एमसीक्यूज रहता था ना, तो इस वजह से इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन ये वाला पुराना मैट में नहीं है। न्यू वाला जो सीबीसीएस में था जब हम लोग पढ़ते थे, मतलब हम लोग है 1+1+1 सिस्टम वाला, एकदम ओल्ड, मतलब जो लास्ट बैच था 2019, हम ही लोग लास्ट बैच थे उसका। हर टाइम क्या होता था मालूम है, हम लोग हर चीज का लास्ट बैच रहते थे, हम लोग जाते थे चेंज हो जाता था, हम लोग बोलते थे चलो भाई सही है। जैसे कि तुमको 10 का बता रहे, 10 में जो हम लोग का इंग्लिश का बुक फॉलो होता था वो था एज यू लाइक इट। जैसे ही 10 क्रॉस किए आ गया मर्चेंट ऑफ वेनिस, हम लोग बोला चलो हम लोग बच गए भाई, एज यू लाइक इट से हम लोग दे दिए। 12 में आए हम लोग, जैसे ही हम लोग पास किए तो उस वक्त एक बुक था आर्म्स एंड दी मैन, हम लोग हम इसी बैच से थे ना, आर्म्स एंड दी मैन हट के फिर आ गया उसमें दूसरा, हम लोग बोला चलो भाई हम लोग बच गए। बीकॉम में एडमिशन लिए, जैसे ही बीकॉम में एडमिशन लिया उसका नेक्स्ट ईयर से 1+1+1 सिस्टम खत्म। अब बोला गया सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा और एमसीक्यू पैटर्न रहेगा बहुत सारा, जिसको बोलते थे सीबीसीएस सिस्टम। हम लोग उससे भी निकल के आ गए। 2019 हम लोग लास्ट बैच थे, फिर 20 वाला जो बैच था लोग सीबीसीएस दिए, और उसके बाद अभी सीबीसीएस को हटा के सीसीएफ दे दिया, मतलब जिसमें रिटर्न, आई थिंक तुम लोग इसका फर्स्ट बैच नहीं हो, 2-3 बैच ऑलरेडी चला गया, तो अभी सीसीएफ आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा है। तो वो हर 3 साल 4 साल में चेंज होता है, देखो पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है भाई। हम लोग भी पढ़े थे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तुम लोग भी वही पढ़ ले। अब हम लोग में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, उसके बाद चेंज हुआ 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स वाला आने लगा, थोड़ा थ्योरी आने लगा, उसके बाद फिर एमसीक्यू और एसएक्यूज भी आने लगा, अब फिर एमसीक्यू सेमेस्टर 1 और रिटन सेमेस्टर 2। सिलेबस सेम है, पढ़ाना वही है, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, और थोड़ा बहुत 19-20 होता है, टैक्सेशन में ज्यादा होता है, टैक्स हर साल चेंज हो रहा है।
अकाउंटेंसी में उतना नहीं होता, बीएसटीडी में तो ना के बराबर होता है, इको में थोड़ा बहुत 19-20 होगा, टैक्सेशन में बहुत सारे चेंजेस है। तो टैक्स का स्लैब तो अभी देखो मिरर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कल ही करवा रहे थे बच्चा लोग को क्लास 12 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, वो लोग को 2015 से लेकर 2026 तक का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे। आंसर उसमें सब दिया हुआ, लेकिन सब आंसर गलत है, क्योंकि आंसर दिया जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, या तुम्हारा फैमिली पेंशन का डिडक्शन हो गया, ये सब तो चेंज हो गया। मैक्सिमम डिडक्शन इन सैलरी अब 75,000 हो गया, पहले 50,000 था, है ना, तो चेंज हो रहा है। और उससे पहले 25,000 था। तो आंसर क्या है ना, आंसर चेंज होते रहता है, क्वेश्चन वही है। बोला सर अगर कोई सिर्फ पीडीएफ से पढ़ के जाके एग्जाम दे देगा तो फिर क्या होगा, मतलब बस। तो देखो पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब होता है कि आप जो फैसला ले रहे हो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन रहना चाहिए। तो रूल ऑफ थंब मतलब तुक्का मत मार दो। आप कुछ फैसला लिए, आप कुछ डिसीजन लिए, उस डिसीजन के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हो, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। रूल ऑफ थंब मतलब तुक्का मार दिया, जो होगा होगा देखा जाएगा, वैसे फैसला नहीं लेना चाहिए। ये है पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, दैट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बिहाइंड एवरी डिसीजन देयर मस्ट बी अ लॉजिक एंड साइंटिफिक रीजनिंग, नॉट जस्ट रूल ऑफ थंब। ठीक है ना। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि जितना भी इंप्लॉइज है, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में, सबके बीच में हार्मनी रहना चाहिए, सबके बीच में हार्मनी रहना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है ना। अगर हार्मनी नहीं है, मतलब अगर सबके बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, डिस्कॉर्ड है, मन मुटाव है, तो ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मेंटल रेवोल्यूशन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। पूरा ग्रुप का भलाई के बारे में सोचना है, एक इंसान का भलाई के बारे में सोचना है। और मेंटल रेवोल्यूशन कोऑपरेशन के थ्रू कंपनी आगे बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, इंडिविजुअलिज्म से नहीं। विराट कोहली सोचेगा भाई मेरा सेंचुरी हो जाए, भले उसमें 200 बॉल खेल ले, तो टीम हार जाएगा। कोऑपरेशन के थ्रू ही जो है आगे बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब जितना भी पर्सन है अपने ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी का उन लोग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन, उन लोग का डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो। तो मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट इसका मतलब होता है, मतलब प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का कोशिश करना है, कम नहीं करना है कि कम कर रहे भाई, ज्यादा करोगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा वर्कर का। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है दे आर नथिंग, लेकिन ये सब स्टेप्स है जहां पे आप प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। टेलर बोलता है एक रेडिकल चेंज ऑर्गेनाइजेशन में एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन में एसेंशियल है ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। मतलब टेक्निक में रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा, तेजी से और बहुत मेजर चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और कॉस्ट कम होगा। मोreover ये बोला इसके लिए मेंटल रेवोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है टू ब्रिंग आउट अ रेडिकल चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब तुमको पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ भाई चेंजेस आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा आता है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये दिया है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को डिवाइड कर दो छोटा छोटा पार्ट में। एक बड़ा काम को छोटा छोटा पार्ट में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। क्यों? जैसे कि मान लो एक बड़ा सा काम है, स्कूल में जो है अब टीचर्स डे प्रोग्राम हो रहा है, कॉलेज में टीचर्स डे प्रोग्राम हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, सब लोग जो है अपना अपना रोल बांट लेते हैं कि भाई हम जो है डेकोरेशन देखेंगे, कोई जो है वो होस्ट करेगा, कोई जो है उसका काम है पूरा जो है गिफ्ट्स एंड ऑल का। ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब है इसका,
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड बाय साइड चले, मतलब इसका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड बाय साइड चले। आप जिसको काम दे रहे हो उसको उस हिसाब से अथॉरिटी भी देना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही यार, अथॉरिटी है नहीं, काम चलेगा? वेट करते रह जाएगा, नहीं चलेगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्लास के लिए इंचार्ज है तो मेरे पास अथॉरिटी रहना चाहिए इस क्लास से रिलेटेड, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है उससे डिसीजन लेने का, अगर हमको कुछ प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का। जब मेरे पास अथॉरिटी रहेगा तभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकते हैं। तीसरा होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन बॉस, एक तरफ से ऑर्डर आना चाहिए, है ना। अब स्कूल में दो प्रिंसिपल रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, वो प्रिंसिपल कुछ और बोलेगा, ये प्रिंसिपल कुछ और बोलेगा। दो सब्जेक्ट टीचर रहेगा सेम सब्जेक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन बॉस, देयर मस्ट बी वन बॉस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता रहना चाहिए कि हमको किससे जो है, अभी कॉलेज में जाओगे ना ऐसा होगा, एक सब्जेक्ट को दो तीन टीचर मिलके पढ़ाएगा। हाँ ऐसे ही होता है। अभी जाओगे जैसे कि एक चैप्टर है अकाउंट्स का, मान लो डेप्रिसिएशन, एक टीचर पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ जो है फाइनल अकाउंट्स कोई दूसरा टीचर आके स्टार्ट कर दिया, एक साथ दोनों चल रहे हैं। मेरे साथ वैसे ही नहीं होता, नहीं जर्नल नहीं है, रेक्टिफिकेशन है, वही जर्नल एंट्रीज नहीं आ रही, रेक्टिफिकेशन करवाएंगे तुम लोग को, हम भी करवाएंगे, डोंट वरी, तुम लोग का भी रेक्टिफिकेशन होगा। चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का? एक डायरेक्शन के ऊपर काम करना है। मेरा गोल कुछ और है, बाकी सबका गोल कुछ और है, तो गोल कभी अचीव ही नहीं होगा। एक डायरेक्शन, जो गोल पहले सेट कर दिया गया बाय टॉप मैनेजमेंट, आपका हर एफर्ट्स, हर आपका टीम वर्क उसी डायरेक्शन को, उसी गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब एक आदमी का इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जनरल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सब कोई बोल रहा है शाम में क्लास होगा, एक लड़का बोला नहीं सर सुबह क्लास होगा, तो क्लास शाम में होगा, क्योंकि सब कोई शाम में बोल रहे हैं। तो एक का बात नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल फायदा जिसमें है वो देखा जाएगा। समझ में आया? एडिक्वेट रेम्यूनरेशन, क्या मतलब है एडुकेट रेम्यूनरेशन का? कि आपका जो सैलरी या वेजेस आप जो एम्प्लॉय को दे रहे हो, इट मस्ट बी सफिशिएंट, वो इतना कम ना रहे कि वो मोटिवेट ही ना हो। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं पे काम कर रहे हो, तुम्हारा सैलरी इतना कम है, तुम रेगुलर तो दो यार, हटा भी देगा तो क्या है, कौन सा बहुत देगा। लेकिन अगर सैलरी सफिशिएंट, तो यहाँ पे तब तुम बोलोगे कि नहीं भाई हम जो काम कर रहे हैं मेरे उस हिसाब से हमको पैसा ठीक मिल रहा है, तो हम अच्छे से काम करें। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो एक टॉप बॉस रहना चाहिए। वो टॉप बॉस जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, टॉप में बैठा हुआ है, ये जितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेगा। इसको ही बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजन तो टॉप बॉस ले, लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट डिवीजन है उसको मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या कर देना चाहिए, डेलीगेट कर दो, डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है ना। जैसे कि देखो प्रिंसिपल स्कूल का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा, लेकिन अब कॉमर्स का क्लास में क्या होगा, साइंस के क्लास में क्या होगा, जो साइंस और कॉमर्स का टीचर लेगा डिसीजन कि हमको आज क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना। अब सब कुछ प्रिंसिपल ही डिसाइड करेगा कि कौन सा क्लास में क्या पढ़ाया होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चलेगा नहीं। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है टॉप मैनेजमेंट लेगा, सेंट्रलाइजेशन, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो डे टू डे एक्टिविटीज वाला डिसीजन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो हेड्स है वो लोग लेंगे। दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका एक प्रिंसिपल ये भी है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। स्केलर चेन, क्या मतलब है स्केलर चेन? स्केलर चेन का मतलब होता है जैसे कि मान लो अब तुमको कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट किसको बोलेगा, अपना टीचर को बोलेगा, देखिए ये प्रॉब्लम है। टीचर किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास जाएगा, देखिए ये प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल क्या जाएगा, वो जाएगा सेक्रेटरी के पास, कि देखिए ये प्रॉब्लम। सेक्रेटरी को स्टूडेंट को कुछ बोलना है, वो प्रिंसिपल को बोल दिया है जाके सबको ये बोल दो, प्रिंसिपल टीचर को बोल दिया सब अपने अपने क्लास में ये अनाउंस कर दो, टीचर स्टूडेंट लोग को बोल दिया कि हाँ देख लिए ये काम हो रहा है।
ये काम करना है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं स्केलर चेन। क्या बोलते हैं? कि एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होगा। तुम डायरेक्टली जाके सेक्रेटरी से या प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है ना। तो इसके लिए एक क्रिएट किया गया। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट है। अब यहाँ का टीचर को इस टीचर से कुछ बात करना है, तो ये बोलेगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल बोलेगा सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी उस स्कूल का सेक्रेटरी को बोलेगा, वो स्कूल का सेक्रेटरी अपना प्रिंसिपल को बोलेगा, फिर वो प्रिंसिपल टीचर को बोलेगा, फिर टीचर प्रिंसिपल को रिप्लाई देगा, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाब देगा, फिर ये सेक्रेटरी उस सेक्रेटरी को बोलेगा ये जवाब आया, फिर ये सेक्रेटरी अपना प्रिंसिपल को बोलेगा और ये प्रिंसिपल उस टीचर को जाएगा। कितना लंबा प्रोसेस हो गया ना। तब तक बोलने का क्या है और होगा क्या है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्केलर चेन काम नहीं आएगा। यहाँ पे बोला गया भाई ये टीचर और ये टीचर दोनों सेम रैंक का आदमी है, दोनों के बीच में एक क्रिएट कर दो ब्रिज, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। प्लैंक, ठीक है, ठीक है, विच इज नोन एज प्लैंक। प्लैंक का मतलब क्या होता है? पट्टा, है ना। एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो पट्टा होता है ना, बहुत सारा जगह। हम लोग जब छोटा थे तो उससे तो सटा सटा हुआ रहता था। हम लोग क्या करते थे, लकड़ी का टुकड़ा को होता था ना, क्या नाम है तुम्हारा, लकड़ी का टुकड़ा हो गया या तुम्हारा प्लाईवुड का टुकड़ा रखा हुआ रहता था, ये छत से वो छत ज्वाइन करते थे और बीच से आना जाना करते थे। अभी हम सोचते हैं कि मतलब जान का साथ खेलते थे, सारा सब कुछ होता था नीचे 5 तल्ला से, तो वैसे वैसे हम लोग करते थे। तो इसको ही क्या बोलते हैं? प्लैंक। क्या बोलते हैं इसको? प्लैंक। तो यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैंग प्लैंक। ये टीचर डायरेक्टली इस टीचर से बात कर लेगा और इसको रिप्लाई दे देगा, टाइम बच गया, क्विक हो गया कन्वर्सेशन। समझ में आ गया? तो स्केलर चेन भी फॉलो होगा और गैंग प्लैंक इसका एक एक्सेप्शन। समझ में आया गैंग प्लैंक का मतलब? एक बार ऐसी ना, ये छत से वो छत, मेरा छोटा भाई वो कर रहा था ऐसे सीली रख के यहाँ से वहाँ। अब मेरा पापा छत्ता में आके देख लिए, जो हेलमेट उसको मारे, हेलमेट मार खाया था। समझ गया। हम लोग भी करते थे ऐसे, लेकिन अभी सोच रहे हो, सोच के मतलब जान में धक धक होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्डर। किसको क्या काम करना है, कब करना है, किसका क्या रोल है, कौन सा सामान कहां रहेगा, एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्डर, ताकि कियोस ना हो, कंफ्यूजन ना हो। इक्विटी। इक्विटी का मतलब लोगों के बीच में इक्वालिटी रहना चाहिए, जस्टिस हो, कि भाई एक टीचर लेट आ रहा है तो हम उसको कुछ नहीं बोल रहे, दूसरा लेट आ रहा है तो उसको झाड़ दे रहे। एक ऑर्गेनाइजेशन 10 दिन से काम में नहीं आया, कोई बात नहीं है, दूसरा 1 दिन नहीं आया तो उसको उसका सैलरी काट ले रही है, तो ये चीज गलत है, ठीक है। आपको इक्विटी का मतलब होता है, क्या बोलता है? इक्विटी का मतलब होता है, यहाँ पे बोला जाता है हेनरी फ्योल के द्वारा कि भाई इक्विटी का मतलब होता है लोगों के बीच में जस्टिस हो, ठीक है ना, लोगों के बीच में जस्टिस हो। स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ सर्विस एंड सिक्योरिटी। तुम्हारा स्टेबिलिटी रहना चाहिए कि भाई हमको जॉब मिला है, तो ऐसा नहीं है कि हमको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी हमको जॉब से हटा दे, क्योंकि भाई हमको कभी भी अगर जॉब से हटा देगा तो मेरे अंदर एक डर रहेगा। मेरे पास फ्रीडम है कि भाई ठीक है, आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, आप अपना काम करो, आप अपना बेच दो, रिजल्ट नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, आप अपना बेच दो, आपका सिक्योरिटी है, तब वो खुल के आएगा, है ना। अगर तुम किसी को टीम में ले रहे हो, बोल रहे हो भाई आज रन नहीं मारे, हटा देंगे टीम से, तो पहले ही डरा हुआ है बच्चा, वो क्या रन मारेगा? पानी ले लो तो यहाँ से। अब आते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब जितना भी वर्कर है ये लोग आपस में खुद से इनिशिएटिव ले, ठीक है, इनिशिएटिव ले कि हाँ भाई हम लोग आगे बढ़ के काम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। स्पिरिट डी कॉज मतलब टीम स्पिरिट, यूनिटी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मत को तो सही से मतलब तो टाइप से, बिकॉज अगर यूनिटी नहीं है तो फिर काम नहीं होगा सही से। बचपन में वो स्टोरी पढ़े हो ना हम लोग सब, एक बूढ़ा आदमी एक लकड़ी देता है तो वो तोड़ देता है,
एक लड़का, लेकिन उसको जब 5-6 लाख में बंडल ऑफ रॉड्स देता है तो नहीं तोड़ सकता। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वही वाला यूनिटी इज स्ट्रेंथ की ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनिटी है तो क्या है, उसमें स्ट्रेंथ है। यूनिटी नहीं है तो स्ट्रेंथ, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फैमिली हो। फैमिली में भाई लोग में यूनिटी है, ठीक है, शादी हो गई, सबका अपना अपना बीवी आ गई, लड़ाई लगवा दी, स्ट्रेंथ नहीं है, यूनिटी खत्म, वो भाई परेशान, वो भाई परेशान, है ना। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो यूज करता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों का कंपेरेटिव स्टडी किया जाए, टेलर को हम लोग बोलते हैं, टेलर और इसका सिमिलैरिटी, तो टेलर जो है ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फ्योल जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न या जनरल मैनेजमेंट है। दोनों का ही बहुत हाईली कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट के फील्ड में। दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, बोथ बोलता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सैलिटी मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है विथ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा, दोनों ही इंप्रूव करने मांग रहा है प्रिवेलिंग कंडीशन मैनेजमेंट का। दोनों ही इंपॉर्टेंस मानता है ह्यूमन फैक्टर का, कि ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दोनों ही साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दोनों ही का आइडिया जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप हुआ है। दोनों ही मेंटल रेवोल्यूशन का बात कर रहा है, दैट इज कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। दोनों ही चाहते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्रूव। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तब फ्योल का जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है, और टेलर का जो प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन है, फ्योल का टोटल 14 प्रिंसिपल्स है और टेलर का 4 प्रिंसिपल है। फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ज्यादा काम आता है, ठीक है। और टेलर का जो प्रिंसिपल है ये मेनली मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ज्यादा काम है, ठीक है। फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, मतलब बॉस जो है वर्कर के तरफ ध्यान दे, और ये सुपरवाइजरी व्यू पॉइंट है, मतलब फ्लोर मैनेजमेंट में ज्यादा काम आएगा। यहां पे फोकस किया गया है मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, ठीक है ना, अंडर फ्योल्स प्रिंसिपल। और टेलर प्रिंसिपल के हिसाब से लेबर का प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का बात कर रहा है। फ्योल का प्रिंसिपल पर्सनल एक्सपीरियंस से बना है, टेलर का प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बना। क्लियर हुआ, समझ आया? इसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों का ये अब चेंजेस आ गए ना, दूसरी ये सब है, यहां पे हम लोगों का कंप्लीट होता है पहला चैप्टर ऑफ किस चीज का, इंट्रोडक्शन का पहला चैप्टर हम लोग करते हैं समाप्त, पीपीएम का, ठीक है। बिजनेस स्टडीज का बुक एक बार थोड़ा आप देख लेते हैं। बिजनेस स्टडीज बोल रहे, सॉरी, पीपीएम। ये देखिए, हम जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वाला बुक बनाया उसको ट्राई कलर वाला थीम में बनाया। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। देखिए कि नहीं, अभी अगर इतना मेहनत से बुक बना बना के भेज रहे तुम लोग देख भी नहीं रहे। ट्राई कलर का थीम में बनाए है सीवी वाला बुक। ऑनलाइन में जो है तो देख के अच्छा लगेगा ना। अच्छा लग रहा है तो बस फर्स्ट में उतना ही सर, वही तो बात हुआ। क्या हुआ? खाली फर्स्ट 2 पेज है ना, फर्स्ट 2 पेज कर देंगे मैनेजमेंट, बाकी सब। हाँ ऑब्वियसली, तो तुमको क्या लग रहा है हाथ से बनाएंगे सर? अच्छा लगा है सर, पूरा कलर सब रहता है पढ़ने में अच्छा। ठीक है, रुको ना, हम ट्राई करेंगे। अच्छा, ऑफलाइन में जितना भी स्टूडेंट्स है
तुम लोग सबको टोटल 800 रुपीज पे करना है। 800 हाँ, फॉर ऑल दी बुक्स, सातों बुक्स का 800 रुपये करके पे करना है। ठीक है, हम कैलकुलेट किए। ऑनलाइन को भी अगर चाहिए, ऑनलाइन स्टूडेंट में भी जिसको बुक्स चाहिए तो उसको सातों बुक्स का 800 रुपीज अभी कैलकुलेट किए रफली। अगर उससे कम होगा तो आपको रिफंड हो जाएगा, ज्यादा होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। प्लस ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट्स हैं वो लोग का जो डिलीवरी चार्जेस होगा आपका, उन लोगों का जो डिलीवरी चार्जेस होगा वो आप लोग को अलग से पे करना होगा। या तो आप लोग आके कलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हम लोग भेजेंगे तो जो भी बाई पोस्ट डिलीवरी चार्ज होगा डिपेंड करेगा आपका डिस्टेंस के ऊपर। ऐसे जहाँ तक हमको पता है तो 100 रुपीज के अंदर ही में आ जाना चाहिए। अगर आप कोलकाता के इन एंड अराउंड ही रहते हैं या बंगाल में कहीं भी रह रहे हैं, बाई पोस्ट अगर भेजेंगे तो 100 रुपीज के अंदर में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो वेट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो पैकेजिंग चार्जेस एंड ऑल जो है वो आपको अलग से पे करना होगा 100 रुपीज। और जो बुक का भी रफली कॉस्ट जो ऑनलाइन वालों को हम बता देंगे, ऑफलाइन में भी 800 रुपीज। ठीक है, 800 रुपीज पे करना है। अगर फिर कुछ 19-20 होगा तो फिर हम ये कर देंगे, उसमें पूरा आप लोगों को स्पाइरल बाइंडिंग करके मिल जाएगा। और उसके बाद अगर किसी को हमको सेल करना हो बुक को, अगर अच्छा कंडीशन में रखिएगा तो हम उसको 300 रुपीज में या 400 रुपीज में ले लेंगे। हाँ, फिर उसको सेकेंड हैंड में बेच देंगे किसी को। भाई हमको बुक से कमाना थोड़ी है, तुमको बुक बेच के मेरा कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि वो रोटेट होते रहे। भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा वो कुछ काम का नहीं है, तुम हमको वापस बेच दो। 300-400 में दिए तो नेक्स्ट बैच जो आएगा उसको हम 400 में दे देंगे, वो लोग का भी भला हो गया। हाँ, लेकिन यूजेबल कंडीशन में रहना चाहिए। अब उसमें जो है आलू का भाजी भी गिरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा दाल भी गिर गया है, थोड़ा सा चटनी भी गिर गया है, सर ये सब तो छोटे वो सब नहीं होना। ठीक है, चलो क्लास को हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। ये वाला टॉपिक हम लोग को होता है कंप्लीट।